बोलो। चलो अब कुछ मत बोलो, मैं ही बोल लेता हूँ आगे। थोड़ा सा सुनने में जोर देना, बिकॉज इट्स प्योरली थ्योरी। नहीं समझ में आए वहीं रोकना और पूछना। इस भरोसे पे मत रहना कि मैं आपको 10 बार पूछूंगा और बोलूंगा कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, इसलिए आपको जहां समझ में नहीं आए कृपया करके पूछ लें, हेजिटेट बिल्कुल भी ना हो। ठीक, चलो देखो। तो सबसे पहले हम समझ आज स्टडी करने वाले हैं, ये इलास्टिसिटी जो है हमारे चैप्टर है, एक पार्ट है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड के साथ में, कि हाउ डू दे बिहेव, इलास्टिक एंड प्लास्टिक जो सॉलिड्स हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है। समटाइम्स अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी instead of producing a change in its state of rest or uniform motion produces a change in the shape of the body. Such a force is called deforming force. कैसे फोर्स कहते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या करता है कि जो बॉडी है उसका क्या चेंज कर देता है? शेप चेंज कर देता है। तो हम कहेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स क्या करता है? शेप चेंज करने का काम करता है बाय अप्लाइंग अ फोर्स। A rigid body can be noticeably stretched, compressed, bent, or twisted by applying suitable force. That a body can be deformed by a force can be easily shown by stretching a रबर बैंड। जैसे हमारे आपने देखा होगा कि रबर बैंड है, उसको आप खींचते हो और वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। फिर एक लोडिंग स्प्रिंग। ठीक है, मान लो ये हमने एक स्प्रिंग लिया और यहाँ पर हमने क्या किया, हैवी लोड लगा दिया है। तो अब क्या होता है, हैवी लोड लगाने की वजह से कि ये खींचेगा, ये कुछ ऐसा हो जाता है। ये कैसा हो जाएगा, ये कुछ खींच के ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक्सटेंशन हुआ, देखो ये। लेकिन जैसे ही आप लोड हटा लेते हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को क्या कर लेता है, रिगेन कर लेता है। आई बात समझ में? यस सर। Elastic body, a body that return to its original shape and size on the removal of the deforming force is called an elastic body. Elastic body किसे कहेंगे कि जब किसी बॉडी पे आपने फोर्स लगाया और वो बॉडी फिर से अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिक बॉडी कहते हैं। लिखने की जरूरत है, लिखने की जरूरत है इसकी डेफिनेशन, कि आप समझ जाओगे? समझ जाएंगे सर। ठीक है, फिर है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी अच्छा, एक चीज और समझो कि परफेक्टली इलास्टिक तो कोई बॉडी होता ही नहीं है, पहली चीज। लेकिन क्वार्ट्ज फाइबर जो है, कौन सा? क्वार्ट्ज फाइबर, उसे हम कह सकते हैं कि क्वार्ट्ज फाइबर इज अ नियरेस्ट अप्रोच टू अ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। किसे कहेंगे? क्वार्ट्ज फाइबर को। तो आई कैन से द क्वार्ट्ज फाइबर इज द नियरेस्ट अप्रोच टू अ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। क्वार्ट्ज फाइबर is the nearest approach to a perfectly elastic body.
इलास्टिसिटी की अगर हम बात करें तो जैसे बताया, the property of matter by virtue of it regained its original shape and size when the deforming forces have been removed is called elasticity. क्या लिख सकते हैं? the property of matter by which it regained its original shape and size when the deforming forces have been removed. When the deforming forces have been removed. ठीक है, जिसे क्या कहेंगे? इलास्टिसिटी कहेंगे। ठीक है, contrary to the concept of elasticity in daily life, elasticity stands for opposition to change. Elasticity किसके लिए है? Opposition to the, it stands for opposition to the change. Qualitatively, more rigid a body, more elastic it is said to be. अगर जितना rigid body होगा उतनी ही ज्यादा हम उसे कहेंगे क्या होगा उसके अंदर? more elastic it will be, right? So अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास दो चीजें हैं, एक है स्टील एंड दूसरी है रबर, इन दोनों में से कौन ज्यादा इलास्टिक होगा? स्टील एंड रबर, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा इलास्टिक होगा? रबर। हा। यहीं पर इस चीज को समझना है बेटा कि हमको लगता रबर ही है कि रबर होगा इलास्टिक ज्यादा, पर ये इलास्टिक बैंड वाला इलास्टिक नहीं है। यहाँ पर आपसे इसीलिए कहा गया कॉन्ट्रारी टू द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी इन डेली लाइफ इन फिजिक्स, इलास्टिसिटी स्टैंड्स फॉर ऑपोजिशन टू चेंज। कौन सा है जिसमें जल्दी चेंज नहीं होगा? तो कौन सा है? स्टील। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। समझ में आया? स्टील is more elastic than rubber. ठीक, फिर हम बात करें प्लास्टिक बॉडी की। तो प्लास्टिक बॉडी के लिए अगर हम बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं? A body that does not return to its original shape and size on the removal of deforming force, however small the magnitude of deforming force may be, it is called a plastic body. क्या कहेंगे? प्लास्टिक बॉडी। इसमें क्या होता है? It does not regain its original position, or you can say sorry, it does not regain its original shape and size. तो सिंपल सा मैं लिख रहा हूं, does not regain original shape and size. ठीक है, पुट्टी, पैराफिन वैक्स etc. are the examples of nearly plastic bodies. When elastic behavior increases, किसी भी बॉडी में जब एक इलास्टिक बिहेवियर इंक्रीज होता है, then the plastic behavior decreases and vice versa. ये आपको ध्यान रखना है। यहां से हम जाते हैं, मतलब ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया, इस पॉइंट से हम शिफ्ट होते हैं हुक्स लॉ की तरफ। किसके तरफ? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ बेसिकली क्या है कि एक स्टेटमेंट है हुक्स लॉ का, हुक्स लॉ
तो हुक्स लॉ क्या स्टेटमेंट क्या है, दैट इट स्टेट्स दैट द एक्सटेंशन produced in a wire is directly proportional to, sorry, that extension produced in a wire is directly proportional to the load attached to it. मतलब कि अगर कोई स्प्रिंग है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी कि ये हमने एक स्प्रिंग ले ली, अब इस स्प्रिंग पे आप जितना लोड लगाओगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, अगर ये लोड को आप इंक्रीज करोगे तो ये जो एक्सटेंशन है, ठीक है, ये जो एक्सटेंशन है x, ये एक्सटेंशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. सो वी कैन से दैट एक्सटेंशन इज प्रोपोर्शनल टू, एक्सटेंशन इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, तो लोड आ जाएगा. एक्सटेंशन किसके प्रोपोर्शन में आ जाएगा, लोड के प्रोपोर्शन में आ जाएगा, राइट. एंड दिस प्रोपोर्शनैलिटी होल्ड्स good up to a certain limit and that limit is called elastic limit. क्या कहते हैं उसको, elastic limit. यहां तक कोई डाउट है? नो सर. हमने ऐसा पढ़ा भी है that force is proportional to x, मतलब कि जितना ज्यादा लोड होगा, ये लोड को आप जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा, एक्सटेंशन होता जाएगा. ठीक है, आगे देखिए. थॉमस यंग नाम के साइंटिस्ट ने पॉइंट आउट किया दैट द लोड एंड द एक्सटेंशन आर मोर साइंटिफिकली डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. मतलब कि जो हुक्स लॉ ने कहा कि एक्सटेंशन और लोड के बारे में एक रिलेशन स्टैब्लिश किया, जबकि थॉमस यंग ने ये कहा कि इसी चीज को हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के टर्म में और ज्यादा साइंटिफिकली डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो उन्होंने क्या किया कि थॉमस यंग नाम के साइंटिस्ट ने, थॉमस यंग नाम का जो साइंटिस्ट है, उन्होंने स्ट्रेस और स्ट्रेन पे ये कहा कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. क्या लिख कर हुआ है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. और हुक्स लॉ क्या कह रहा था कि एक्सटेंशन इज प्रोपोर्शनल टू लोड, मतलब कि जितना ज्यादा लोड होगा उतना ही ज्यादा एक्सटेंशन होगा. तो थॉमस यंग ने ये कहा, ये हुक्स लॉ, ठीक है, ये हुक्स लॉ है और ये थॉमस यंग साइंटिस्ट है. तो उन्होंने इसी चीज को, ये थॉमस यंग ने इसी चीज को इस लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में अगर हम उस टर्म को यूज करेंगे देन इट विल बी मोर कन्वीनियंट टू अंडरस्टैंड. तो बोले ठीक है, क्योंकि एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज में एक्सटेंशन कब होगा, जैसे मान लो ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये क्या है, मान लीजिए ये हमने एक स्प्रिंग लिया है, और ये जो स्प्रिंग लिया है अगर ये यहाँ पर एंड हो रहा है, अगर मैं इस पे लोड लगा दूं तो लोड लगाने की वजह से क्या होता है कि ये एक्सटेंड हो गया. तो ये एक्सटेंशन कितना हुआ, इतना. तो ये जो एक्सटेंशन हुआ, क्या हम उसे कह सकते हैं कि स्प्रिंग में स्ट्रेस आया इतना, कह सकते हैं कि नहीं? यस सर. बस एक ही बच्चा पढ़ रहा है क्या पूरी क्लास में? यस है, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर. यस यहाँ सर. तक सभी को? यस सर. Okay, so from here, according to the modified form of Hooke's law, ये Hooke's law को मॉडिफाई किया, ये मॉडिफाइड फॉर्म है, मॉडिफाइड फॉर्म क्या था कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. तो यहाँ पर जैसे आपको बताया गया कि F इज प्रोपोर्शनल टू x, तो F इज इक्वल टू हमने लिखा था kx. तो सिमिलरली स्ट्रेस और स्ट्रेन के लिए क्या किया गया कि स्ट्रेस जो प्रोपोर्शनल साइन है इसको रिप्लेस करने के लिए हमने कांस्टेंट यूज किया. तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन. ठीक है, कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन. तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन अगर हम लिखें, क्या लिखें, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन क्या हो जाएगा, तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा. यस और नो? यस सर.
ठीक है। दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये जो कांस्टेंट बेटा हमें मिलेगा, इस कांस्टेंट को हमें क्या नाम दिया? दिस कांस्टेंट is known as modulus of elasticity. This constant is क्या नाम दिया गया? modulus of elasticity. बोलो, आई बात समझ में? यहां तक क्लियर है सभी को कि ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को कहा गया मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर हम इसे कह सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, whichever is convenient to you. आप याद रख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। बोलो, कोई दिक्कत यहां तक? No, sir. ठीक No, है। sir. No, And sir. its value depend upon the nature of the material. ये जो है coefficient of elasticity किस पे डिपेंड करता है? Nature of the material of the body and the manner in which the body is deformed. ये जो हमने लिखा coefficient of elasticity, ये किस पे डिपेंड करेगा? Nature of material. Nature of the material पे। ये लिख देता हूँ यहीं पे डायरेक्टली। It depends on nature of the material। किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ द मटेरियल पे। बोलो, आई बात समझ में? यहां तक कोई डाउट है किसी को? No, sir. No, sir. No, sir. नेचर ऑफ द मटेरियल। ओके, क्लियर है बेटा यहां तक? अब आगे देखो। देयर आर 3 मॉड्यूलाई ऑफ इलास्टिसिटी में 3 मॉड्यूलाई दिए गए। ठीक है। ये हमने कहा कि भाई ये आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है किस पे डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। एंड द मैनर इन विच द बॉडी इज डिफॉर्म्ड, किस मैनर में बॉडी डिफॉर्म हो रही है उस पर भी डिपेंड करता है। लिख देता हूं यहाँ पे, ऑल्सो ऑन द मैनर इन विच the body is deformed. The body is deformed. ठीक है। And there are 3 moduli of elasticity. 3 moduli of इलास्टिसिटी कौन कौन से हैं बताओ जरा? 3 मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी बताओ जल्दी, कौन कौन से? Bulk modulus, और Young's modulus और सर लास्ट वाला नहीं है। कोई बात नहीं। Shear's modulus. yes. तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है। दूसरा बल्क मॉड्यूलस एंड तीसरा है शेयर मॉड्यूलस। कौन सा है? शेयर मॉड्यूलस का दूसरा नाम है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। दूसरा नाम क्या है? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। बोलो, यहां तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, पक्का? sir. ठीक है। सो आगे देखो, इसमें सबसे पहले है स्ट्रेस। क्या होता है? तो स्ट्रेस के लिए हम लिख सकते हैं द स्ट्रेस क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स बाय पर यूनिट एरिया। क्या लिखते हैं स्ट्रेस के लिए? इट इज डिफाइंड एज द रीस्टोरिंग फोर्स। मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं बेटा, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं। ठीक है। स्ट्रेस क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ये क्या हो जाता है? आपका स्ट्रेस हो जाता है, जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं F बाय ए से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? F बाय ए।
अब स्ट्रेस दो तरीके के हो सकते हैं, कौन कौन सा? एक हो सकता है नॉर्मल स्ट्रेस, और दूसरा कौन सा होगा? दूसरा कौन सा होगा? दूसरा होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। दूसरा कौन सा है? टेंजेंशियल स्ट्रेस। आई बात समझ में? Yes, sir. ये है, तो हम क्या कहेंगे कि द डिफॉर्मिंग फोर्स acting per unit area normal to the surface of the body, normal to the surface of the body, इसे क्या कहेंगे? नॉर्मल स्ट्रेस कहेंगे, ठीक है। और अगर टेंजेंशियल स्ट्रेस की बात करें, अच्छा पहले इसका एक एग्जांपल देता हूं। सपोज एक वायर है और एक वायर को हम पुल कर रहे हैं बाय अप्लाइंग अ फोर्स, एंड द फोर्स एक्ट्स अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर एंड नॉर्मल टू इट्स क्रॉस सेक्शन, देन द स्ट्रेस सो प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। मतलब कि यहां पर हमने एक वायर ले लिया, सपोज ये वायर है, यहां पर हमने एक वायर ले लिया इस तरीके से, ठीक है, और इस वायर पे हमने फोर्स लगाया इस तरीके से। अब ये फोर्स कैसा लग रहा है? इस वायर पे तो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है और इसके क्रॉस सेक्शन पे लग रहा है, यस और नो? यस सर। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस होगा उसे क्या कहेंगे? नॉर्मल स्ट्रेस। फिर होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब टेंजेंशियल स्ट्रेस जो है उसको हम क्या कहेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? टेंजेंट पे लग रहा होगा ये, टेंजेंशियल स्ट्रेस कहाँ लग रहा होगा? टेंजेंट पे लग रहा होगा, यस और नो? तो हम लिखते यस हैं सर। द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया टेंजेंशियल टू द सरफेस इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस। डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया तो कॉमन है ही, ठीक है। यहां पर नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी लग रहा है, यहां पर कहां लगेगा? टेंजेंशियल, टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। बोलो, क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अब इसका यूनिट क्या होगा? तो जो यूनिट होगा ये देखो, यहाँ पे फोर्स का क्या है? न्यूटन, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स। ये किसका यूनिट हो जाएगा? नॉर्मल स्ट्रेस का भी यही होगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस का भी यही होगा, और स्ट्रेस का भी यही होगा, ठीक है। अब आगे देखो, नेक्स्ट है स्ट्रेन, मतलब कि खिंचाव, एक्सटेंशन जिसे हम कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो स्ट्रेन को अगर हमें समझना है, स्ट्रेन, तो स्ट्रेन के लिए क्या कहेंगे? तो स्ट्रेन के लिए कहते हैं द रेशियो ऑफ चेंज इन द डायमेंशन ऑफ द बॉडी टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। क्या कहेंगे? रेशियो ऑफ change in dimension, ratio of change in dimension of the body, to its original dimension is called strain। बोलो, यहां तक समझ में आया? बेटा समझ में आए तो हाँ बोल दिया करो, ठीक है। यस सर। Yes, Yes, sir. sir.
दूसरी चीज समझो, जैसे हमने स्ट्रेस के अंदर दो टाइप्स पढ़े कि नॉर्मल स्ट्रेस होता है और दूसरा कौन सा होता है नक्षत्र? सर कौन सा स्ट्रेस होता है दूसरा? एक नॉर्मल स्ट्रेस होता है और दूसरा टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस, राइट? तो यहां पर स्ट्रेन में भी दो टाइप्स हैं, एक है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, कौन सा है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और दूसरा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बोलो आई बात समझ में? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और दूसरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए बेटा हम क्या लिखते हैं? वी राइट चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। क्या लिखते हैं? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए हम लिखते हैं चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। समझ में आया? एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन लेंथ, और यहां पे डेल्टा बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन वॉल्यूम। बोलो आई बात समझ में? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब ये दो स्ट्रेन हो गए। अच्छा, एक और स्ट्रेन होता है, बताओ कौन सा? इसे कहते हैं shear स्ट्रेन। क्या कहते हैं? shear स्ट्रेन। अब ये जो shear स्ट्रेन है ये कैसे एक्ट करता है तो समझिए। सपोज हमने एक बॉक्स यहाँ पे लिया कुछ इस तरीके से, ठीक है? अगर इस बॉक्स पे आप ऐसे फोर्स अप्लाई करो तो ये बॉक्स कैसा हो जाएगा? ये कुछ ऐसा हो जाएगा। यस और नो? होगा? तो यस यहाँ सर। पर ये एंगल बनेगा, थीटा एंगल बनेगा। यस सर। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे when change takes place in the shape of the body। अब ये इसका शेप ही चेंज हो गया। the strain is called shear strain। when changes takes place in the, we can say change in a shape of a body, ठीक है, and the strain is called the shear strain। अब इसको डिफाइन करना है तो कुछ ऐसे कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज, ध्यान से सुनिएगा, it is defined as the angle theta through which a line originally perpendicular to the fixed face gets turned on applying tangential deforming force। This angle through which the reference line turns is called angle of shear। अब ये सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा है, लेकिन कहने का मतलब ये है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है वही एंगल ऑफ शेयर, ये थीटा रिप्रेजेंट किया हुआ है बेटा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ये, अगर उसकी ओरिजिनल पोजीशन अगर मैं ये कहूँ कि ये है, ये अगर उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया टेंजेंट पे, मतलब इस लाइन पे अगर मैंने फोर्स अप्लाई किया, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, यस सर। तो जब इस लाइन पे, जैसे हम मान लो एक बॉक्स है आपके पास में, क्या है आपके पास में? एक बॉक्स है। उस बॉक्स को मैं आपको बताऊं, रुकिए सर। Yes, sir. फिर से एक बार समझा रहा हूं आपको कि एक, मान लो आपने एक बॉक्स लिया है, उस बॉक्स पे आपने टेंजेंशियली ऐसे फोर्स अप्लाई किया, और जब आप टेंजेंशियली इस तरीके से फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, उस तरीके का डायग्राम बन जाएगा। मतलब कि सर्टेन एंगल, ये जो एच है, ये एच कहाँ हो जाएगी? कुछ ऐसे हो, जैसे ये ऐसा परपेंडिकुलर था पहले, आपने टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया तो वो ऐसा हो जाएगा, राइट? तो ये जो परपेंडिकुलर था, इसके और इसके बीच में क्या आ जाएगा? एंगल आ जाएगा। ओरिजिनल, ये ओरिजिनल था पहले, और ये आफ्टर अप्लाइंग ए टेंजेंशियल फोर्स हो गया।
तो ये जो दोनों के बीच में एंगल बन रहा है, ये एंगल जो है इसके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं शियर स्ट्रेन को। बोलो क्लियर है? Yes, sir. अब Yes, किसी को sir. कोई डाउट है इसमें? No, sir. और उसी को हम एंगल ऑफ शेयर भी कहते हैं। ये जो है ना, इसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ शेयर। बोलो क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देखिए। Yes, sir. Yes, sir. अब है यंग मॉड्यूलस। तो यंग मॉड्यूलस को हम कैसे लिखेंगे? फॉर द स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, यंग मॉड्यूलस एक मिनट रुकिए। F इंटू कैपिटल L क्या है आपका? कैपिटल L क्या है? ओरिजिनल लेंथ। और स्मॉल l क्या है? चेंज इन लेंथ, राइट? तो हमारे पास में जो यंग मॉड्यूलस का जो फॉर्मूला बन के आएगा वो यहाँ पर ये इक्वेशन दिखा रहा है आपको, 1। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत? No, No, sir. sir. पक्का? Yes. ठीक है। अब देखो दूसरा, अगर हमने यहाँ पर हम बात करें वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर का, हमें कितना वर्क करना पड़ेगा अगर हम किसी एल लेंथ के वायर को स्ट्रेच करेंगे, ठीक है? उसके बेसिस पे हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वी कैन राइट वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। ठीक है? तो देखो हमने एल लेंथ कंसीडर किया, कंसीडर अ वायर ऑफ लेंथ कैपिटल एल, ठीक है? एंड उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? स्मॉल ए। और ये कंडीशन मान के चलो आप कि यही हमारे पास में कंडीशन है और इस कंडीशन में हमें वर्क डन करना है। तो हमें पता है कि यंग मॉड्यूलस हम क्या लिखते हैं? स्ट्रेस दैट इज एफ बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, द चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। यस और नो? Yes, sir. तो यहां से हमें Yes. ये पता चल जाएगा कि हाउ मच अमाउंट ऑफ फोर्स वी नीड टू अप्लाई। तो फोर्स के लिए हम लिखेंगे F इज इक्वल्स टू वाई, मतलब यंग मॉड्यूलस इनटू एरिया इनटू लेंथ बाय चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है? आप चाहो तो चेंज इन लेंथ को डेल्टा एल से लिख दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। स्मॉल एल और कैपिटल में दिक्कत हो रही है तो आप डेल्टा एल ले लो, तो चेंज इन लेंथ आपको क्लियर रहेगा कि हाँ ये चेंज इन लेंथ है। ठीक है? अच्छा, अब आपसे कहा जा रहा है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क वी नीड टू डू। तो आपको पता है कि जब हम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं? इनफाइनाइटली स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएल को कंसीडर करते हैं। कोई छोटी सी लेंथ है उसको हम उस पे हम लोग कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करेंगे। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें मिल जाएगा। हम ये कहें कि suppose that the wire is increased by an infinitesimally small amount dl under constant force। तो हम लिखेंगे dw इज इक्वल टू एफ डॉट डी एल। और फोर्स आपको पता है कितना है? वाई ए एल बाय कैपिटल एल इंटू डी एल। तो चेंज किस में हो रहा है? लेंथ में हो रहा है। तो हमें वर्क डन, देखो आपको पता है यहाँ पर कि जो
स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हम डीएल लेंथ के लिए कर रहे हैं, तो पूरी लेंथ के लिए करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0 से एल लिमिट लगानी पड़ेगी, राइट। हमें क्या करना पड़ेगा, 0 से एल लिमिट लगानी पड़ेगी, ठीक है। ये अगर हम ये कहें कि यहाँ पे 0 है और ये एल लेंथ है, तो ये और एल लेंथ, ये 0 से लेके एल लेंथ हो गया, इंटीग्रेशन 0 से लेके एल करेंगे, राइट। सो यहाँ पर हम उसका इंटीग्रेट करके दिखाएंगे आपको। देखिए, वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम, कहां से कहां तक करना है बेटा, 0 से लेके कैपिटल एल तक। जागृत, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। अभी अभी चलो देखो, तो यहां पर हम देख रहे हैं वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू कैपिटल एल बाय ए स्मॉल एल बाय कैपिटल एल इनटू डीएल। अच्छा, अब इसमें जो कांस्टेंट है वो क्या है, यंग मॉड्यूलस कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, आपकी ओरिजिनल लेंथ कांस्टेंट रहेगी। जो चेंज होगा वो क्या होगा, तो चेंज इन लेंथ है एल, और हमें लिमिट कहां से कहां लगानी है, 0 से लेके कैपिटल एल तक। तो जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y इंटू ए बाय कैपिटल एल, एल डी एल जो हो जाएगा वो हो जाएगा एल स्क्वायर बाय 2। लिमिट कहां से कहां तक है, तो लिमिट है 0 से लेके कैपिटल एल तक। तो y a बाय कैपिटल एल इंटू अपर लिमिट आएगी एल स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट आएगी 0। तो ये एल से ये एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या रहेगा, रिमेनिंग विल बी या y a इंटू एल बाय 2। बोला ये बात समझ में? यस सर। यहां तक किसी को कोई डाउट है? No, sir. No, sir. ठीक है। अब हम यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को हम रीडिफाइन करना चाहें अगर, तो हम क्या कर सकते हैं, एक मिनट, वाई ए बाय कैपिटल एल इंटू एल स्क्वायर बाय 2 दिया। एक्चुअली यहाँ पर हमें कहा गया है वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर, ठीक है, मतलब कि हमें वायर को स्ट्रेच करना है। तो मेरा कंडीशन ये होना चाहिए यहाँ पर कि इफ वी स्ट्रेच अ वायर बाय लेंथ एल, सपोज इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, इफ वी स्ट्रेच, वहां पर हमने डीएल लेंथ का वायर को स्ट्रेच, मतलब डीएल लेंथ हमने स्ट्रेच किया है। अगर मैं कहूं कि इफ वी स्ट्रेच अ वायर बाय लेंथ एल, मतलब हमें कितनी लेंथ स्ट्रेच करनी है, तो एल लेंथ। तो हमारी जो लिमिट होगी वो 0 से एल लेंथ होगी, ठीक है, इतना हमें स्ट्रेच करना है। सो लिमिट्स को चेंज कर रहा हूं मैं, तो 0 से एल, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाय 2, ठीक है, एल डी एल हो जाएगा एल स्क्वायर बाय 2। लिमिट ऊपर अपर लिमिट पुट करेंगे 0 से एल, तो ये एल स्क्वायर बाय 2 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा वाई, अभी ये कैपिटल एल नहीं करेगा बिकॉज इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो वाई ए कैपिटल एल इंटू एल स्क्वायर बाय 2, मतलब कि हमने एल लेंथ स्ट्रेच किया है उसको। तो मैं इसे लिख सकता हूं वाई ए इंटू स्मॉल एल बाय कैपिटल एल 1/2, एक फॉर्मूला डिफाइन करने के लिए। देखो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या है, वाई ए इंटू चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वाई ए इंटू चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। इसको क्या मैं एफ से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? Yes, sir. तो मैंने लिख दिया 1/2 एफ इंटू एल। क्या लिख दिया, 1/2 एफ इंटू एल। अच्छा, ये हमने क्या निकाला, वर्क डन। दूसरी चीज, ये जो फोर्स है, क्या ये फोर्स कौन सा है, ये स्ट्रेचिंग फोर्स है। ये जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, ये स्ट्रेचिंग फोर्स है, यस और नो? तो हम लिखेंगे Yes. 1/2 स्ट्रेचिंग फोर्स
इनटू स्मॉल एल। स्मॉल एल का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन लेंथ। क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन लेंथ। बोलो क्लियर है यहां तक? Yes, sir. चलो, अगर हम इसको इसको समझना चाहें आगे, तो व्हाट वी कैन से दैट दिस वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर gets stored in the wire in the form of elastic potential energy, because हमने जो वर्क किया है वो डेफिनेटली किसी न किसी फॉर्म में स्टोर होता ही है। वर्क इज डेफिनेटली वन टाइप ऑफ एनर्जी, यस और नो? तो यहां पर हम ये कहेंगे दिस वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर गेट्स स्टोर्ड इन द वायर in the form of elastic potential energy, and sometimes it is called strain energy. So we can say this work is stored in form of elastic potential energy, elastic potential energy, or you can say strain energy. क्लियर है यहां तक? राइट? Yes, sir. ना एक और चीज है जिसे समझते हैं। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। No, sir. तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, और यू कैन से स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या कहेंगे? वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, और यू कैन से स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ द वायर। तो हम क्या लिखेंगे? वर्क बाय द वॉल्यूम मतलब कि एरिया इनटू ओरिजिनल लेंथ, और वर्क को हम क्या लिखते हैं? वर्क को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 F into L. ये ला 1/2 F into L। सो 1/2 F into स्मॉल l, और ये आया एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। यहां से हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं, 1/2 फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस। Stress. और स्मॉल एल बाय कैपिटल एल को हम क्या कहते हैं? मतलब कि चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ को हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। Strain. Strain. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या हमारे पास में यहाँ पर एक और फॉर्मूला आ गया? यस और नो? Yes, sir. बोलो, कोई डाउट है इसमें? ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को? Yes, sir. ग्रेट। तो ये हो गया यंग मॉड्यूलस। इसके बाद में है बल्क मॉड्यूलस। कौन सा है? बल्क मॉड्यूलस, ठीक है। तो देखिए, बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस किसके लिए था बेटा? वॉल्यूम के लिए, राइट।
बल्क मॉड्यूलस किसके लिए हम स्टडी कर रहे थे? अरे बल्क मॉड्यूलस किसके लिए स्टडी कर रहे थे? वॉल्यूम। ठीक है, तो हम लिखेंगे बल्क मॉड्यूलस के लिए। देखो यहां पर हमने फोर्स लगाया है F, ठीक है? क्या फोर्स लगाया है? F। ये फोर्स लगाने से, इसको मैं हटा देता हूँ एक मिनट। इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा कि फोर्स जब आप लगाओगे किसी, सपोज आपने एक रबर बॉल ले ली, आप रबर बॉल में फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? क्या उसका वॉल्यूम चेंज होगा? यस कंप्रेस सर। होगा। कंप्रेस होगा तो वो कुछ इस तरीके का हो सकता है, यस और नो? यस। Yes, sir. तो Yes, इसका अगर sir. वॉल्यूम v था, यहाँ पे फोर्स हम F लगा रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? v माइनस डेल्टा v। मतलब उतना वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, जितना चेंज होगा उतना, राइट? तो हम यहाँ पे लिखते हैं इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या लिखते हैं बल्क मॉड्यूलस को? देखो बल्क मॉड्यूलस तो b से भी रिप्रेजेंट करते हैं, k से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसे लिखते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये क्या हो गया? आपका बल्क मॉड्यूलस हो गया। अब नॉर्मल स्ट्रेस को हम लिखते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम क्या लिखते हैं? चेंज इन द वॉल्यूम। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब आप, सपोज हमने एक स्पीयर लिया है एंड वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दैट, so the force F which acts uniformly over the whole surface of the sphere and decreases its volume by delta V। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जब डिक्रीज हो रहा है, मतलब हमने क्या किया? फोर्स अप्लाई किया, वॉल्यूम चेंज हुआ और डिक्रीज हुआ, सो वी विल से चेंज इन वॉल्यूम को हम लिखते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम लिखते हैं माइनस डेल्टा वी बाय वी। क्या लिखते हैं? माइनस डेल्टा वी बाय वी। तो ये आपका हो जाता है बल्क मॉड्यूलस के। ये क्या हो जाएगा आपका? बल्क मॉड्यूलस के। तो वी विल से दैट k इज इक्वल्स टू माइनस एफ टाइम्स ऑफ v डिवाइड बाय a टाइम्स ऑफ डेल्टा v। बोलो क्लियर है? Sir. अब यहाँ पर फोर्स यस पर सर। यूनिट एरिया जो है बेटा, ये जो फॉर्मूला है जिसमें ये फोर्स पर यूनिट एरिया हमने लिया है, इसे हम क्या कह सकते हैं? प्रेशर कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं? तो वी विल से दैट k इज इक्वल्स टू माइनस p इंटू v बाय डेल्टा v। लिख सकते हैं, यस Yes. सर। ठीक है? और यहाँ पर आप चाहो तो इस नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दो, मैग्नीट्यूड अकेले को अगर आप कंसीडर कर रहे हो, सो वी कैन से फोर्स पर यूनिट एरिया जो है उसको प्रेशर से हम रिप्रेजेंट करेंगे एंड वी कैन राइट पी वी बाई डेल्टा वी। अब ये जो है v बाई डेल्टा वी, मतलब इन दोनों का यूनिट तो सेम होगा, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय चेंज इन वॉल्यूम, तो मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। p क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? तो p रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रेशर को। तो ये जो बल्क मॉड्यूलस के है, इसका यूनिट हम लिख सकते हैं पास्कल या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स। बोलो समझ में आया? Yes, sir. यस सर। ठीक है। और अगर कंप्रेसिबिलिटी की अगर हम बात करें,
compressibility ठीक है, तो what we will say, the reciprocal of the bulk modulus, the reciprocal of the bulk modulus that is known as compressibility, and compressibility को हम लिख सकते हैं 1/k, इनवर्सली प्रोपोर्शन है मतलब, ठीक है, क्लियर है। और इसका जो यूनिट है वो हो जाएगा पास्कल इनवर्स या फिर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर, एसआई के अंदर। बोलो, एनीवन हैज एनी डाउट हियर? No, No. sir. पक्का? Yes, sir. इसके बाद है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। क्या है? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, जस्ट गिव मी मोमेंट। ऑफ रिजिडिटी का ये चीज है जिसके बारे में हम एक्सप्लेन कर रहे थे, जहां पर मैं आपको शेयर मॉड्यूलस के बारे में बता रहा था, जो शेयर स्ट्रेन था उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा था। तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जो है बेटा, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ईटा। सो वी विल से इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू shear strain and it is called shear modulus. मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का दूसरा नाम क्या है? shear modulus, ठीक है। तो यहां पर हम रिप्रेजेंट करेंगे एफिशिएंसी इक्वल्स टू टेंजेंशियल स्ट्रेस by shear strain. Efficiency equals to, sorry, eta is equals to tangential stress by shear strain, मतलब eta क्या है आपका? shear modulus. So we will say shear modulus या modulus of rigidity equals to tangential stress by shear strain, ठीक है। अब टेंजेंशियल स्ट्रेस जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर फोर्स F लग रहा है, ठीक है, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो रहा है डेल्टा एक्स, और एंगल कितना बन रहा है? थीटा। सो वी विल से द टेंजेंशियल स्ट्रेस इज F by A एंड shear strain को हम क्या लिखते हैं? थीटा। ये एंगल कितना है? थीटा। तो वी विल राइट थीटा। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? Yes, sir. अब Yes. यहाँ पर ये जो थीटा है, देखो ये जो चीज है ना, ये बेस, ये तो फिक्स रहता है, ये अपनी पोजीशन से मूव नहीं कर रहा है। बट अगर आप थीटा निकालना चाहोगे तो थीटा क्या निकलेगा बताओ? अगर ये आपका थीटा है तो थीटा क्या लिखेंगे आप? थीटा की वैल्यू क्या आएगी? क्या थीटा की वैल्यू एक्स बाय एल आएगी, मतलब डेल्टा एक्स बाय एल आएगी? Yes, sir. Right? Yes. Because theta is very small, so we can say theta is approximately tan theta and we will say delta x by L. या फिर अगर आपने इसको x लिया है, so you will write x by L. समझ में आया? अब ये जो पोजीशन है, मतलब ये जो डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ, यू कैन टेक इट एक्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये जो डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसे हम कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं इसको? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। बोलो, क्लियर है यहां तक? Yes, sir. इसे क्या Yes, कहेंगे? sir. लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर?
चलो यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब बताओ। No. पक्का? No doubts. No, sir. Yes, sir. No, sir. ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम कल स्टडी करेंगे, आज मैं यहीं तक रख रहा हूं। कल हम दो चीजें स्टडी करेंगे। एक तो ग्राफ है हमारा, एक जो स्टडी करना है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का, और दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी। ये दो चीजें हैं जो हम कल स्टडी करने वाले हैं। और कल ये मतलब ये पार्ट है इलास्टिसिटी, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ग्रेट।